प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के लिए प्रश्न पत्र 9 के प्रथम ऑप्शन प्राचीन काव्य के अंतर्गत चंपू भारतम का अध्ययन करेंगे। चंपू भारतम श्रीमद् अनंत भट्ट द्वारा रचित काव्य है। इसमें गद्य की दोनों ही विधाओं का प्रयोग है, गद्य तथा पद्य। साहित्य की दो विधाएं होती है, गद्य तथा पद्य, और चंपू काव्य दोनों ही विधाओं में लिखे जाते हैं। उनमें पद्य के साथ कहीं कहीं पर कथा को आगे बढ़ाने के लिए गद्य का भी प्रयोग किया जाता है। मिश्रित शैली में लिखे हुए चंपू बहुत ही सरस प्रतीत होते हैं और इन चंपू काव्यों में भी चंपू भारतम का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। आज हम इसके श्लोक संख्या 6 से 11 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 6। दीप्ररैरगार मणिभिर्दिवसायमानां निश्चिन्वते मनसि यत्र निशाम युवानः। जिस हस्तिनापुर नगरी के घरों में, दीवारों में, दरवाजों पर, नीचे आंगन में जटित चमकदार मणियों की किरणों से निशाम जो दिन रात हैं वो दिन बन जाती है, और रात की कालिमा, रात की श्यामलता समाप्त हो जाने के कारण रात भी दिन प्रतीत होती है। युवानः जो युवक वर्ग है उसको यह निश्चिंत ही नहीं हो पाता कि यह दिन है या रात है, क्योंकि मणि भी उन मणियों के कारण निशाम रात्रियां दिवसायमानां दिन के सदृश ही लगने लग जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें समय का ज्ञान कराने वाले घंटों के नाद से ही दिन और रात का निश्चय करना पड़ता है। ऐसी एक समृद्ध नगरी है जिसका नाम है हस्तिनापुर। प्रस्तुत श्लोक में हस्तिनापुर नामक नगरी के वैभव का वर्णन है, उसकी समृद्धि का वर्णन है कि हस्तिनापुर नगरी के जो घर है, महल है, उनमें इतनी अधिक मणियाँ जड़ी हुई है, चाहे वह दरवाजों में है, दीवारों में है, छतों पे है या आंगन में है, कि उन मणियों से इतनी रोशनी निकलती है, इतना प्रकाश पुंज निकलता है, इतनी प्रखर किरणें निकलती है कि रात्रि का अंधेरा पूरी तरह समाप्त हो जाता है और 24 घंटे उस नगरी के घरों में दिन ही दिन प्रतीत होता है। प्रतिपल लगता है कि प्रकाश है तो दिन ही है, वहाँ रात्रि का भान ही नहीं होता। तो युवक कैसे निश्चय करे कि इस समय दिन है या रात्रि है? तो इसके लिए कवि ने एक युक्ति बताई है कि वहाँ समय समय पर एक एक घंटे के बाद समय बताने वाले घंटे बजते हैं। ये घंटा घर होता था प्राचीन काल में। प्रत्येक नगर में एक बहुत बड़ा घंटाघर होता था जिस पे एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ होता था और वह समय का ज्ञान करवाता था। उसमें 12 बजे तो 12 घंटे लगते थे, 1 बजे तो 1 लगता था, 2 बजे तो 2 घंटे लगते थे। तो उन घंटों की आवाज़ से वहाँ के नागरिक यह निश्चय कर पाते हैं कि इस समय इतने बजे होंगे तो यह दिन का समय है अथवा रात्रि का समय है। यह घंटाघर राजस्थान के कुछ नगरों में आज भी है।
हाँ, यह जरूर हो गया है कि अब वो घंटे बजते नहीं हैं। जैसे चूरू में घंटाघर है, रतनगढ़ में घंटाघर है, इन घंटाघर पे आज भी वो बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई है जो समय का ज्ञान करवाती है, तथा वो विशालकाय घंटे जिनको बजाने से पूरे नगर को पता चलता था कि इस समय इतना समय हो चुका है। श्लोक संख्या 7 और 8 को हम देखें, उसमें भी हस्तिनापुर नगरी का ही वर्णन है कि वक्त्रम विलासमणि दर्पण धार्य माणाम वामा हिमांशुरयम नित्य अवधार्य यस्याम आदर्श बिंब धृतिरश्रुत दृष्टपूर्वा तस्येति तादृश धियम विनिवर्तयन्ति। उस हस्तिनापुर नगरी में विलासमणि दर्पण में प्रतिबिंबित अपने वक्त्रम, अपने मुखों को जो स्त्रियां हैं वो हिमांशु अयम, यह तो चंद्रमा है, इस प्रकार अवधार्य समझने लगती है। फिर उन्हें याद आता है कि जो चंद्रमा है वह तो अमावस्या तक अखंड नहीं रहता और यह हर समय अखंड ही दिखाई दे रहा है। तब उन्हें ये ज्ञान होता है कि यह हमारा मुख है जो आदर्श बिंब मणियों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदर्श बिंब धृति, आदर्श बिंब में बिंब धारण करने वाला अश्रुत दृष्टपूर्वा, पहले तो कभी नहीं सुना गया कि चंद्रमंडल जो है वो अमावस्या तक अखंड रहता है। तो तादृश ध्रियम, जो चंद्रमा को समझने वाली बुद्धि है, जो भ्रम है, जो विश्वास है, वो विनिर्वर्तयन्ति, दूर हो जाता है। भावार्थ यह है कि हस्तिनापुर नगरी के घरों में विलास मणियों से दर्पण बने हुए हैं और वह दर्पण कक्षों में स्थान स्थान पर लगे हुए हैं। अब जो वहाँ पर महिलाएं या युवतियाँ या रमणियाँ निवास करती है, वो जब कक्षों में लगे हुए, कमरों में लगे हुए दर्पणों में अपने प्रतिबिंब देखती है तो उन्हें लगता है कि यह तो चंद्रमा है, क्योंकि वहाँ की ललनाएं इतनी सुंदर है कि उनके मुख चंद्र सदृश है, वो चंद्रमा के समान ही प्रतीत होते हैं। तो उन्हें लगता है कि सामने चंद्रमा दिखाई दे रहा है या चंद्रोदय हो गया है। फिर वो सोचती है कि आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि अमावस्या तक चंद्रमा अखंड ही रहता है। चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक वो बढ़ता है और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक उसकी एक एक कला क्षीण होती रहती है और इन दर्पणों में तो प्रतिदिन पूर्ण चंद्र ही दिखाई दे रहा है। तब उनका दिमाग काम करता है, उनकी बुद्धि का भ्रम दूर होता है कि यह चंद्रमा नहीं बल्कि हमारे स्वयं के मुख का प्रतिबिंब है। भावार्थ यह है कि वहाँ के नगर इतने समृद्ध है और वहाँ की महिलाएं इतनी अधिक सुंदर है कि उनके मुख में और चंद्रमुख में कोई अंतर नहीं है। वो अपने मुख को ही चंद्रमा समझकर भ्रमित हो जाती है और फिर उन्हें विचार आता है कि यह तो प्रतिदिन अखंड ही दिखाई दे रहा है, अर्थात यह चंद्रमा नहीं है। आज तो अमावस्या है, ये पूर्ण कैसे दिख रहा है, आज तो द्वितीया है, ये पूर्ण कैसे दिख रहा है। तो उनका भ्रम दूर हो जाता है कि यह चंद्रमा नहीं बल्कि हमारे स्वयं के मुख का प्रतिबिंब है और यह ज्ञान उन्हें गत भ्रम बना देता है। अगला श्लोक है, आलाप काल सम पल्लवितांक वीणा सौरभ्य पाति मधु पारव संकुलस्य। हस्तिनापुर नगरी का ही वर्णन चल रहा है। उस हस्तिनापुर में
गोद में रखकर वीणा पर जब बसंत राग बजाया जाता है तो उस वीणा के ही नव पल्लवित नए पुष्प पल्लवित हो जाते हैं और सौरभ्य पाती उसकी सुगंध से गिरते हैं। वहाँ पर मधुप जो भ्रमर है वो आकर के रव संकुलस्य गुंजार करने लगते हैं। तो उस समय चतुरो अपि जो संगीत में चतुर है उनके लिए भी न जानाती वो जान नहीं पाते हैं कि वीणा स्वर और तरुणी स्वनस्य तंत्री वीणा तरुणी युवती स्वनस्य ध्वनि या स्वर वीणा की ध्वनि या तरुणी की ध्वनि इन दोनों का तारतम्य जो भेद है वो न जानाती चतुरोपि चतुर भी जान नहीं पाते हैं। अर्थात हस्तिनापुर नगरी में युवतियाँ अपनी गोद में रखकर वीणा पर जब बसंत राग बजाती है और साथ में गाती भी है बसंत से संबंधित गीतों को, तो उस समय वीणा पर नए पुष्प पल्लव उग आते हैं। जिस प्रकार बसंत ऋतु में वृक्षों पर नवीन पुष्प और पल्लव पल्लवित हो जाते हैं, उसी प्रकार उन वीणाओं पर जो वीणाएं लकड़ी की बनी हुई है उन वीणाओं पर भी पुष्प और पल्लव पल्लवित हो जाते हैं, उग जाते हैं और उनकी सुगंधि से भंवरों का समूह वहाँ मंडराने लग जाता है और गुंजार करने लग जाता है। अब इतने सारे भ्रमर वहाँ गुंजार कर रहे हैं, वीणा भी बज रही है, युवतियाँ भी गा रही है, तो सारी ध्वनियाँ एकम एक हो जाती है, सारी ध्वनियाँ मिश्रित हो जाती है, सारी ध्वनियाँ मिल जाती है। फिर जो संगीत सम्राट है, जो संगीत के मर्मज्ञ है, जो संगीत के चतुर जानकार हैं, वो भी नहीं समझ पाते कि कौन सी वीणा की ध्वनि है तथा कौन सी रमणी की ध्वनि है या युवतियों की ध्वनि है। बड़ा सुंदर सा वातावरण हो जाता है, सारा गान रसमय हो जाता है, जिसमें वीणा की ध्वनि भी है, भ्रमर की ध्वनि भी है तथा युवतियों की ध्वनि भी है। सब कुछ एक सुंदर संगीत का निर्माण करती है। ऐसी है वह हस्तिनापुर नगरी। आगे अब हम चंपू भारतम के प्रथम स्तवक की श्लोक संख्या 9 व 10 का अध्ययन करेंगे। शालीनताम विगणय सखी समाजे पश्चात्कृतस्य कमितुः प्रणय प्रकोपात् मुग्धाः समीक्ष्य मुकुरायति रत्न भीतौ छायां क्षणानुतपनं शमयन्ति यस्याम्। बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कवि कि प्रणय प्रकोपात, प्रणय के कोप से मुग्ध ललना मुग्धाहा जो मुग्ध ललनाएं हैं वो अपने प्रियतमों को परांग मुख कर देती है। पश्चात्कृतस्य, पश्चात्कृत का मतलब है उनको उनका मुंह अपनी ओर से विपरीत दिशा में कर देती है, अपने सामने उनका मुख नहीं रखने देती, उनके मुख को मोड़ देती है, पश्चात्कृत कर देती है, परांग मुख कर देती है। अब जब वो प्रियतम विमुख हो जाते हैं, विपरीत मुख वाले हो जाते हैं, तो स्त्रियों के हृदय में पश्चाताप भी होता है। परंतु जब वे स्त्रियां रत्न भीतौ, रत्नों से जड़ित भित्ति दीवारों पर मुकुरायित प्रतिबिंबित रूप में, दर्पण के समान प्रतिबिंबित रूप में अपने प्रियतमों को सम्मुख देखती है, तो उनका जो पश्चाताप है
क्षण अनुतपनम, उनका जो पश्चाताप है वो क्षण भर में ही संयंती, कम हो जाता है, शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर कोई हमारे सामने पीठ करके खड़ा हो, अर्थात उसका मुख हमसे विपरीत दिशा में हो और उसके मुख के सामने दर्पण लगा हुआ हो, तो हमें उसका मुख हमारे सामने ही दिखाई देगा। फिर समझिए, यदि कोई हमारे सामने पृष्ठ भाग करके खड़ा है, यानी उसका मुख हमारी तरफ नहीं है, उसकी पीठ हमारे मुख के सामने है, परंतु उसके मुख के सामने कोई शीशा दर्पण लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, तो उसके मुख का प्रतिबिंब हमें ऐसा प्रतीत होगा मानो उसका मुख हमारे सामने ही स्थित है। कवि ने वही वर्णन किया है कि वहाँ की भोली भाली युवतियाँ, मुग्धा अंगनाएं प्रेम में क्रोधित होकर के अपने पति को विमुख कर देती है, अपने पति को कहती है, अपने प्रियतम को कहती है कि आप जाओ। अब जब वो जाने के लिए मुड़ता है तो उसका मुख परांगमुख हो जाता है, विपरीत हो जाता है, और स्त्रियों को पश्चाताप भी होता है कि हमने क्यों उनको लौटा दिया। लेकिन जैसे ही उनके प्रियतम उनसे विमुख होते हैं, सामने की दीवारों पर लगी हुई मणियों में उनका मुख दिखाई देता है, और उन मुखों को अपने सामने देख करके उनका पश्चाताप कुछ समय के लिए कम हो जाता है या कुछ हद तक कम हो जाता है। बहुत ही अद्भुत वर्णन है। अगला श्लोक, चित्रं दिदर्शयिषुणा जनितस्य यस्यां मध्यम विनयेव विधिना महिला जनस्य अंगनितंब जगनादि यतो यतो अधस्तुंगम कुचाद्युपरि याति ततो अनुकूलम। इस श्लोक में वहाँ की महिलाओं का वर्णन है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कट्टी प्रदेश मानो विधाता ने बनाया ही नहीं है। अब हमारा जो उदर और कमर, पेट और कमर का भाग होता है, वही हमारे ऊपर और नीचे के अंगों के बीच संचालन का कार्य करता है। तो जब बीच का भाग है ही नहीं तो संचालन कैसा होगा। बिल्कुल अतिशयोक्ति में कवि वर्णन करते हैं कि चित्रम, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज है कि विधि ना, ब्रह्मा ने वहाँ की महिला जनस्य, महिलाओं को मध्यम विना एव, बिना मध्य भाग के ही जनितस्य उत्पन्न कर दिया। अब जब बिना मध्य भाग के उत्पन्न कर दिया तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात हो गई। तब ऐसे में स्त्रियों के जो नीचे वाले अंग हैं, नितंब जगन आदि, वो जिधर जाते हैं ब्रह्मा की इच्छा से उनके ऊपर वाले वक्षस्थल, गर्दन, मुख आदि भाग भी उधर उधर ही जाया करते हैं। भावार्थ यह है कि वहाँ की स्त्रियों का कट्टी प्रदेश अत्यंत क्षीण है, अत्यंत पतला है, अत्यंत कृशकाय है, लेकिन वो इतना पतला है कि वो दिखाई नहीं देता। यह कवि की अतिशयोक्ति है। और ऐसे में उनके ऊपर और नीचे के अंगों का संचालन कैसे हो, क्योंकि नियामक भाग तो मध्य भाग ही होता है जो दोनों भागों को नियंत्रित करता है। जब वो नियामक भाग ही नहीं है तो ऊपर और नीचे के अंगों का संचालन किस विध होगा। तो कवि ने कहा है कि वो संचालन ब्रह्मा की मर्जी से होता है, ब्रह्मा की इच्छा से होता है वह संचालन, और वो स्त्रियां चलती हुई दिखाई देती है। अगला श्लोक है, पंके रूहाणी परिखाम वितीर्य यस्यां प्राकार भीतिम भीतः
परिवेष्टयन्ति अंतः स्थिति विदिताम अबला जनानां मास्यानि जेतुमखिलानि किलात्म भाषा यस्याम हस्तिनापुर्याम। जिस हस्तिनापुर नगरी में पंख के रूह कमल को कहते हैं। पंख माने कीचड़, रूह माने उत्पन्न होना। जो पंख में जन्म लेता है, पंकज कमल, पंख यानी कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसको कमल कहते हैं। तो जो कमल है वो कमल परिखा कहते हैं बावड़ी को, जहाँ जल का संग्रह किया जाता है। तो उस हस्तिनापुर की बावड़ियों में विकसित कमल ऐसे लगते हैं मानो प्राकार के अभ्यंतर भाग में स्थित स्त्रियों के मुखों को जीतने के लिए समस्त दल लेकर वो यहाँ उपस्थित होकर प्राकार को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए हैं। भावार्थ यह है कि परकोटा, किसी भी नगर का परकोटा होता है, उस परकोटे के चारों ओर बावड़ी है। बावड़ी में खूब सारे कमल खिले हुए हैं। परकोटे के अंदर, प्राकार का मतलब है परकोटा, किले का परकोटा। परकोटे के अंदर स्त्रियां निवास करती हैं। स्त्रियों के मुख भी कमल के समान हैं। तो जो बावड़ियों में खिले हुए कमल है वो परकोटे के अंदर रहने वाली स्त्रियों के मुख को जीतने के लिए मानो दल बल लेकर के उपस्थित हो गए हैं और परकोटे को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए हैं। जेतुम जीतने के लिए अखिलानी समस्त अबला जनानाम स्त्रियों के आस्यानी मुखों को। और ये स्त्रियां कहाँ हैं? अंतः स्थिति विदिताम, परकोटे के अंदर विद्यमान है। उन सब को आत्मभाषा अपने सौंदर्य से जीतने के लिए ये सारे पंख के रूह, सारे कमल जो है वो परिवेष्टयन्ति, परकोटे के चारों ओर से घेर करके खड़े हुए हैं। भावार्थ यह है कि हस्तिनापुर की नगरी के अंदर रहने वाली महिलाओं के मुख कमल के समान है और उन कमल को जीतने के लिए जो ओरिजिनल कमल है, जो असली कमल के फूल हैं, वो वहाँ की बावड़ियों में बहुतायत से खिले हुए हैं। और वो खिले हुए कमल ऐसा प्रतीत होता है कि अपने दल के साथ उस परकोटे को चारों ओर से घेरे हुए हैं। कमल को हम सहस्र दल तक कहते हैं। कमल में हजारों पंखुड़ियां होती है और दल का अर्थ सेना या ग्रुप या समूह भी होता है। तो कमल अपने दल के साथ, अपने समूह के साथ, अपनी सेना के साथ उन महिलाओं के मुखों को जीतने के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए हैं।